नमस्कार, हमारे डिबेट शो मसला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शह और मात का खेल अब शुरू हो गया है। तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की कोशिशें में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के प्रदेश स्तरीय कार्यालय में बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में हरियाणा के गुरुग्राम में आज बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल रहे। साथ ही 2 दिवसीय इस बैठक का आज दूसरा दिन था और सीएम मनोहर लाल के अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 2024 चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। इसी कड़ी में आपको बता दें कि गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगपतियों के साथ प्री बजट पर बैठक की है और उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा भी की। आने वाली प्री बजट में उद्योगपतियों के लिए और तमाम अलग अलग उद्योगों में क्या क्या शामिल होना चाहिए और बजट में क्या सुझाव है, इसी आधार पर मुख्यमंत्री के सामने तमाम अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगपतियों ने अपने सुझाव भी रखे हैं। हर वर्ष हम बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशन करते हैं। 8-10 के लगभग ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जिनका रोल सीधा सीधा रहता है। ऐसे स्टेक होल्डर्स से अलग अलग मीटिंग होती हैं। आज हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं सारे हरियाणा से ही हैं, ज्यादातर गुरुग्राम फरीदाबाद आसपास के हैं, लेकिन बाकी जगह यमुनानगर, करनाल, पानीपत सबसे आए हुए हैं। ऐसे सब बंधुओं से लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग हुई है। बहुत से सुझाव उन्होंने दिए हैं और उन सुझावों के नाते से हमारा डिपार्टमेंट उसका सारा अध्ययन करेगा और कोशिश करेंगे कि जनहित में जितने ज्यादा सुझाव हैं उसमें लागू किए जा सके। मोटे रूप से इंडस्ट्री हमेशा अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए सुझाव देती है। सरकार के सामने जो उसका टारगेट होता है वो एक तो एम्प्लॉयमेंट रहता है कि ज्यादा लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसका हेतु रहता है। एक प्रतिनिधि यहाँ शामिल था, सब ने अपने सुझाव रखे। किसी ने जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सुझाव दिया है, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुझाव दिया है और हमारा तो मुख्य सुझाव यही था कि भाई जहां हम विकास की बात कर रहे हैं तो हमारे गुड़गांव में भी ऐसे इंडस्ट्री एरिया हैं जहां हजारों करोड़ का काम होता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। न गलियां पक्की हैं, न सीवर लाइन है और न किसी का नक्शा पास होता है क्योंकि अनऑथराइज कहकर टाल दिया जाता है और फायर के लिए एनओसी नहीं मिलती है। तो इन मुद्दों को लेकर मैंने अपना एक सुझाव दिया था। बाकी साथियों ने अलग अलग सुझाव दिए थे क्योंकि हर एक व्यक्ति के जिम्मे, हर एक एसोसिएशन के जिम्मे एक ही सुझाव देना था। अभी रणनीति के बारे में, प्रस्ताव के बारे में कार्य समिति की ओर से अधिकृत सूचना दी जाएगी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के विशेष तौर से पूरे देश के अंदर, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हम लोगों का एक ही नारा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे पहले आपका परिचय कराते हैं। वंदना पोपली जी, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है मैम आपका। रविंद्र सिंह ढुल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ओंकार सिंह, इनेलो प्रवक्ता, आप तीनों का सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करूंगी। वंदना जी, सबसे पहले आपके पास ही आना है आज, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। अभी साल भर, सवा साल का समय बाकी है, लेकिन जिस तरीके से इस बार का जो बजट है, लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं जो ये बजट होगा वो चुनाव को देखते हुए तो जरूर होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर भी आपका आवाज आ रही है मेरी? हाँ वंदना जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। सवाल वंदना जी सुनाइए, एक बार फिर से दोहराऊं मैं। मुझे सुनाई देगा, मुझे सुनाई देगा, मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले अभी आपने जब अपना एक जो प्रोमो दिखाया था शुरुआत में, जो आपने रिपोर्ट रखी थी, उसके अंदर उसके हिसाब से या उसके अनुसार आपने ये प्रश्न पूछा कि 2024 की तैयारियों को लेकर। तो मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद जनता के सामने जाना है, जनता के सामने अपने कामों को भी दिखाना है और साथ में ये भी बताना है कि आने वाले समय में हमारी क्या जो
विचारधारा रहेगी, क्या हमारा प्लान रहेगा, वो सब बताने की आवश्यकता होती है। और उसके लिए हमारी जो पार्टी है वो सजग है और उसके लिए लगातार जो है काम भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे क्या प्लान रहेंगे उसके लिए भी हम तैयार है। जहां तक आपने बजट को लेकर एक प्रश्न पूछा, तो बजट में ये मानती हूँ कि मुख्यमंत्री जी चूंकि वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, तो उन्होंने एक नई परंपरा का यहाँ पर शुरुआत किया है। उन्होंने डिफरेंट स्टेक होल्डर से सुझाव लेने शुरू किए हैं। ये आज का नहीं है, पहले से उन्होंने शुरू किया हुआ है। और हर एक एरिया के जो लोग हैं उनसे वो सुझाव लेते हैं और उन सुझावों को उसमें ऐड किया जाता है। उसमें चाहे विधायक हैं, विधायकों के भी सुझाव लिए जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, कर्मचारी हैं, युवा हैं, महिला हैं, यहाँ तक कि हम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं हमसे भी सुझाव लिए जाते हैं। तो उन सुझावों को लेकर एक जो नई दिशा में बढ़ना हुआ और उस प्रकार से एक जो बेस्ट बजट जो हर बार प्रेजेंट होता आया है, तो इस बार भी मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं और जिस प्रकार से वो अभी तक बहुत अच्छा बजट प्रेजेंट करके आए हैं। हमने देखा कि कितना भी आरोप हमारे पर लगता रहे कि कर्जा चढ़ गया, लेकिन हमने कर्जा जो है वो अपनी लिमिट से बाहर नहीं गए, जबकि कांग्रेस के समय में 5 बार अपनी लिमिट से बाहर कर्जा किया गया था। और बड़ी परियोजनाओं की बात कर लीजिए या ई गवर्नेंस की बात कर लीजिए, हम कहीं पर भी पीछे नहीं है। हम तमाम तरह से लगातार जनता के हितों के लिए काम करते जा रहे हैं। तो ये बजट मुझे लगता है पहले के बजट की बात ही लोगों के लिए सुखदायी रहेगा। बिल्कुल, रविंद्र जी के पास चलूंगी। अब रविंद्र जी, ये बजट जो है वो क्योंकि चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव को देखते कहीं ना कहीं बजट भी आ रहा है और लोगों को शायद फायदा भी मिले। ठीक है, आपकी तरफ से तो हाथ जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, कई यात्राएं भी हो चुकी है। और क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि लोगों के लिए ठीक है, अच्छा होने वाला है, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, जिस प्रकार की इनके पहले के बजट आते रहे हैं और जिस प्रकार की योजनाओं की ये घोषणा करते रहे हैं, उस हिसाब से मेरे को बहुत ज्यादा लगता नहीं। उम्मीद हमको इनसे कोई अच्छी उम्मीद है नहीं। हालांकि सरकार है तो विपक्ष को इनसे उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इनकी पास्ट रिकॉर्ड और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि ये कुछ भी इस बार इस बजट के अंदर कोई ऐसी चीज लेकर के आने वाले हैं जिससे सच्चाई में जनता को कोई फायदा हो। हाँ, निश्चित तौर पर कर्ज का बोझ जो है और बढ़ाया जाएगा और उसके बाद में अपना ये पीपीपी, प्रॉपर्टी आईडी जैसे बेफालतू के प्रोजेक्ट्स में से खर्च करने का प्रयास भी किया जाएगा ताकि आम जनता तंग हो और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो है लाइन में जाकर के लग करके एक इस प्रकार की फीलिंग लेके जैसे कोई विकास हो रहा है, जबकि विकास नामक तो चीज हरियाणा के अंदर दिखती नहीं है। ना कोई नया मेडिकल कॉलेज है, ना कोई बड़ी नई कोई यूनिवर्सिटी है। अभी तक कुछ भी ऐसा चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मैं देखता हूं कि कांग्रेस के समय में जो रोड जो स्वीकृत हुए थे, जो उन रोडों को बनाने के अलावा या एक एक्सप्रेसवे जो है हमारा ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे है, उसके अलावा कोई ऐसी चीज हुई हो, लेकिन वो भी एक्सप्रेसवे या कोई भी रोड भी है वो भी केंद्र सरकार की जो है देन है, उसमें भी प्रदेश सरकार का कोई लेना देना है नहीं किसी भी प्रकार का। तो ऐसे में को बहुत ज्यादा इनसे उम्मीद रखना बेमानी है, क्योंकि ना तो विपक्ष की बातों को तवज्जो देते हैं और ना ही जो है कोई ऐसी योजना लेकर के आते हैं या लेकर के आने वाले हैं या कोई ऐसा प्लान दिखाने वाले हैं जिससे इस प्रदेश की जनता को कोई किसी प्रकार की कोई राहत मिले। ठीक है, ओंकार सिंह जी, कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो हम देख ही रहे हैं चुनाव को लेकर भी, और अभी भी जो प्रदेश में लगातार जिस तरीके से यात्राएं भी चल रही है, बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, लेकिन इनेलो कहां है? आप लोग क्या तैयारी कर रही हैं? सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमने पिछले 4 साल में संगठन ही तैयार किया है और भाई अभय सिंह चौटाला इस फरवरी की 22 तारीख से पैदल यात्रा, पद परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों युवाओं का काफिला उनके साथ चलेगा और प्रत्येक हलके में 2-2, 3-3 दिन का उनका स्टे रहेगा, बड़े गांव में उनका स्टे रहेगा। तो पद परिवर्तन यात्रा से जहां जनता से डायरेक्ट संवाद होगा, वहां जो हमारे कार्यकर्ता किसी वजह से 2019 में हमसे छूट गए थे या जेजेपी में चले गए थे, पार्टी छोड़ गए थे, उन सबको मनाने की प्रक्रिया भी रहेगी। और मैं बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान हमें दिया, जिसमें व्यवस्था की 5 वर्ष के बाद जो मौजूदा सरकार होती है उसको जनता के फायदे नुकसान की कसौटी पर खरा उतरना होता है। 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं बहुत अहम है और सुरभि जी मैं दावे से कह सकता हूँ बीजेपी उस चुनाव में कहीं भी नजर नहीं आने वाली है। आज देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग जनता का परेशान है,
किसान तो पिछले 3-3.5 साल से सड़कों पर ही है, कभी गन्ना किसान सड़कों पे है, कभी दूसरा किसान सड़कों पे है। आप देखिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है। और मेरी बहन अभी कह रही थी हमने कर्ज लिया तो सीमा के अंदर रहा, सीमा के अंदर की बात नहीं है। जब इन्होंने सरकार सत्ता संभाली 2014 में 67,000 करोड़ कर्ज था, आज जो लगभग 3 लाख करोड़ के करीब हो गया। इसका मतलब जो ये काम कर रहे हैं वो उधार का पैसा लेके घी पिला रहे हैं अपने बंदों को, अपने नेताओं को। और दूसरा आज आप देख लीजिए फैमिली परिवार पहचान पत्र देख लीजिए, प्रॉपर्टी आईडी देख लीजिए और बुढ़ापा पेंशन जो इन्होंने बंद कर दी। मैं बताना चाहूंगा इन्होंने याशी कंसल्टेंसी से 42,71,000 नई प्रॉपर्टी आईडी बनाई, मैक्सिमम गलत। 10 लाख लोगों के गरीब पीले राशन कार्ड काट दिए गए, मतलब 52,71,000। 4 लाख लोगों की बुढ़ापा पेंशन खत्म कर दी गई। 56,71,000 लोगों को इस सरकार ने सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया है और वो लाइन में खड़े हैं। सुरभि जी आप किसी भी नगर निकाय वार्ड में चले जाइए, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका कहीं चले जाइए, आप सवेरे से लेकर शाम के 5 बजे तक वहां लाइनें नहीं टूटती हैं। कोई आधार कार्ड ठीक कराने नहीं खड़ा, कोई परिवार पहचान पत्र में अपनी इनकम के लिए। और एक सुरभि जी इन्होंने बहुत पता नहीं कैसा दिमाग है इन लोगों का, इन्होंने बिजली का बिल, जिस व्यक्ति का बिजली का बिल 9,000 रुपए से अधिक आया उनको इन्होंने बीपीएल कार्ड की सूची से बाहर कर दिया। और सोचने की बात है अभी 2 महीने पहले इन्होंने बिजली के बिल माफी की योजना शुरू करी थी जिसमें सरचार्ज माफ था। कई लोगों का 2-2, 3-3 साल का बिल पेंडिंग था, उन लोगों ने सरचार्ज माफी का लाभ लेकर बिजली का बिल जमा करा दिया और 9,000 से ऊपर हो गया। आप देखिए उनको सजा किस चीज की दी सरकार ने, पीला राशन कार्ड क्यों काटा? क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल भुगतान कर दिया। उनसे अच्छे तो वो रहे जिन्होंने योजना का लाभ नहीं उठाया और बिजली का बिल भुगतान नहीं किया। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो पूर्ण क्या है, व्यापारियों के हाथों में खेल रही है और अपने बंदों को लाभ पहुंचाने के लिए याशी कंसल्टेंसी को, जो मेरी नॉलेज में है, 160 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। 6 जोन बनाए गए हरियाणा में, 6 के 6 जोन का ठेका उसी को दे दिया गया और 42,71,000 प्रॉपर्टी आईडी में मैक्सिमम गलत है। और मैं कमल गुप्ता जी का बयान देख रहा था पिछले दिनों, वो कहते हैं तकरीबन 3.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी ठीक होने आई है, इतनी ठीक होगी, इतनी रहेगी। अरे भाई जो ठीक होने आई है उनकी बात कर रहे हो, जो अभी आपकी लाइन में आए नहीं। जिस वक्त पूरा का पूरा प्रदेश, जब सबको पता लगेगा कि जिस मकान में आप रह रहे हो वो मकान मेरा नहीं, वंदना पोपली जी का हो गया, वो मकान मेरा नहीं, रविंद्र ढूरी जी का हो गया, तो वो जो लाइनें लगाएंगे नगर परिषद और नगर निकाय वार्ड में जाके तो सरकार को पता लग जाएगा। ओंकार सिंह जी आरोप नहीं, लेकिन जवाब ठीक है ओंकार सिंह जी जवाब भी ले लेते हैं पहले। वंदना जी कई आरोप है, अभी आपने सुना ही रविंद्र जी को, उन्होंने कहा कि एक तो विपक्षी को उनके लिए विपक्षी कहीं ना कहीं तवज्जो भी नहीं देते वो उसे, और बजट से भी कोई उम्मीदें नहीं। अगर बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीद लगाई जाए तो शायद ये गलत होगा, मतलब आरोप तो कही थे, तो जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी वंदना पोपली के नाम तो रजिस्ट्री नहीं हुई है, प्रॉपर्टी आईडी की बात हो रही है। यहाँ पर बहकाने का काम ना करें, मुझे लगता है इतना समझना चाहिए। मतलब आपको बीच में बोलना, आपको खत्म करनी है बात, खत्म कर लीजिए और मेरे बीच में मत बोलिएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी की बात हो रही है। तो प्रॉपर्टी आईडी में आपका नाम कहीं पर भी और चढ़ जाए, अगर उसको गलती है उसको ठीक हो जाएगी, उसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन उसी के पास चली जाएगी। इतना आपको समझना चाहिए, ये बहकाना नहीं चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने कहा कुछ एक लाखों के नाम यहाँ पर गिनवा रहे थे, इतने लाखों का ये कट गया, पीला कार्ड कट गया। तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा देती हूँ, आप चाहे तो उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। 2004 में 9.95 लाख लाभार्थी थे और 2022 में 17.45 लाख लाभार्थी हैं जिनको जो योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, जिनके कार्ड बने हुए हैं, जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है, उनके पीले कार्ड भी बने हुए हैं, तमाम तरह की उनको योजनाओं के लाभ भी मिल रहे हैं। लेकिन ये जब लाख गिनवाते हैं ना, तो सच्ची मुझे कहीं ना कहीं वो 10 लाख याद आ जाते हैं। इन्हीं एक डॉक्टर साहब है अम्बाला के, उन्होंने कुछ 10 लाख की रंगदारी का कुछ आरोप लगा दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ओंकार सिंह जी वापस आ गए, शायद केस कुछ से निपट लिए होंगे, तो वो लाख मुझे वो याद आ जाते हैं। और मुझे वो समय भी याद आ जाता है जब एनएलडी का समय था और किस समय लोग जो है परेशान हुआ करते थे। यहाँ पर रविंद्र ढूल जी ने भी कुछ बातें कही, उन्होंने कहा कि कर्जा तो बढ़ा दिया, लेकिन आप ये समझिए
कर्जे की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज क्यों बात करते हैं? हम क्यों कहते हैं कि हम सीमा के अंदर है? आप ये भी तो देखिए टोटल बजट कितना हो गया। 2022-23 का बजट 1,77,250 करोड़ था। कांग्रेस के समय में कितना बजट था वो आप 2004 के समय में क्या बजट था, 14 के समय में क्या बजट था, और उसी हिसाब से कर्जा। फिर भी उसके बावजूद 5 बार आपने उस लिमिट को क्रॉस किया था। जहां पर आप कहते हैं बड़े प्रोजेक्ट की बात, तो मेडिकल कॉलेजेस का आप नाम यहाँ पर ले रहे थे, तो मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। आप फरीदाबाद की बात कर लीजिए, करनाल की बात कर लीजिए, पहले 7 थे अब उसको 13 कर दिया गया है। नए बस स्टैंड खोले गए हैं, गर्ल्स कॉलेज खोले गए हैं। आयुष्मान योजना में 27 लाख और अब 85 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। दीन दयाल आवास योजना में 1.25 लाख लोगों के मकान बनाने का लक्ष्य था, 75,000 बन चुके हैं। हिसार हवाई अड्डे की बात कर लीजिए, प्ले स्कूल की बात कर लीजिए, संस्कृति विद्यालय की बात कर लीजिए, संस्कृति मॉडल स्कूल की बात कर लीजिए, कौशल महाविद्यालय बनाए हमने, पंचकुला में भी, पलवल में भी। सोनीपत में 161 एकड़ में रेल कोच की रिपेयर की फैक्ट्री बन रही है। मेवात में कोटला झील का पुनर्धार हो रहा है। तो ये सब जो काम हो रहे हैं, या जो किसानों को पैकेज दिया जा रहा है, या कोरोना के समय में जो खर्च हुआ, ये सब जो पैसा है वो जनता के ऊपर खर्च हो रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये मानते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो इसके लिए हम ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहीं पर अगर कहीं से कुछ त्रुटियां भी हो रही हैं तो उसको समय के साथ ठीक किया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। जैसे एक व्यक्ति की आय 1,80,000 से कम है, लेकिन वो एक दुकान में मालिक है और दुकान का नौकर है, और उसके मालिक ने उसके अकाउंट में पैसे जमा कराने शुरू कर दिए, उसकी वजह से उसका पीला कार्ड कट गया। उसकी भी एप्लीकेशन दी गई है, उसके हिसाब से उसका भी सुधार किया जाएगा। इसमें अब आप सरकार को दोषी ठहरा दें तो क्या किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, जब 24 की बात हो रही है, यहाँ पर अभी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई भी नहीं देगी। वो पार्टी कह रही है जिसके पास सिर्फ एक ही विधायक है, और आने वाले समय में क्या स्थिति होगी हमारे को दिखाई दे रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा करी, और हालांकि वो बात अलग है कि जब राहुल गांधी कहते थे कि मैं नफरत को मिटाने आया हूं, तो वो कहते थे जो कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति जनता की नफरत है उसको मिटाने के लिए आया हूं। लेकिन वो मिटने की बजाय और बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने सेना पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। तो अभी अब नई दिशा की तरफ चल पड़े, हाथ जोड़ो माफी मांगो यात्रा की तरफ, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा पे तो इनको जवाब देना ही पड़ेगा कि ऐसा क्या था, क्या कारण था कि हरियाणा की किसान की जमीन एक अपने दामाद जी को उन्होंने पकड़ा दी, उसका भी इनको जवाब देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी अगर हरियाणा में आती है तो उनको सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा पे जवाब देना ही होगा। तो कितनी भी यात्राएं कर लें, पुराने कुकर्म है वो तो सामने आएंगे ही, उनसे बचा नहीं जा सकता। जनता जानती है कि इस समय कितना बुरा हाल किया था जब इनकी सरकारें थी, और इस समय वो सुशासन देख चुकी है। वो देख चुकी है कि किस प्रकार से घर बैठे पीले कार्ड बन रहे हैं, किस प्रकार से पेंशन बन रही है, किस प्रकार से बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही है। अभी बदली करने के लिए, तबादले के लिए मंत्री की जेब की तरफ नहीं देखना पड़ता, अपने आप से हो जाता है। तो ये सुशासन देखने के बाद अगर वो इनको ये भ्रम है कि एनएलडी की तरफ जनता जाएगी या कांग्रेस की तरफ जाएगी, तो बना रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है रविंद्र जी, अभी आपने बोला था कि मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, आपने जिक्र भी किया था कि कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को सुविधाएं तो मिली नहीं है, जनता त्रस्त है। शायद सभी बातों का जवाब मिला होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घोषणा की यदि बात करें तो घोषणा तो इन्होंने हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की थी, लेकिन जो 2017 के अंदर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाई, यही इकलौती एक एक्सेप्शन मैं मानता हूँ। इसके अलावा कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगी। जहाँ पर घोषणाएं तो हैं, कहीं जमीन भी है, कहीं टेंडर भी है, लेकिन बना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की मैंने बात की थी, हरियाणा को कांग्रेस समय के दौरान एजुकेशन हब बनाया गया था, तो आज के दिन में कोई भी नई यूनिवर्सिटी जो है, कोई नया कोई ऐसी कोई चीज जो है सरकार नहीं लेकर के आई, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जहाँ तक बात आ गई बजट को जो है बढ़ाना, बजट को बढ़ाने मात्र से आपका जो है कभी भी ये जस्टिफाई नहीं होता है कि भी आप कर्जा लगाकर उसको लेते रहेंगे। सच्चाई ये है कि जो कर्ज मैंने बात की कि बेफालतू के प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा खर्च किया जाता है, तो ये बिल्कुल एक फैक्ट है। इस फैक्ट के ऊपर हम जब बात करें प्रॉपर्टी आईडी की जो मामला, अब बहन जी ने बड़ा क्लियर तौर पे कहा कि भी ठीक है, जो जमीन थोड़ी ना नाम हुई है तो प्रॉपर्टी आईडी ही नाम हुई, तो प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने के पैसे काहे ले रहे हो? हमने तो नहीं खराब की प्रॉपर्टी आईडी, उस कंपनी ने खराब करी। पैसा भी भुगतान भी तो कंपनी को करना चाहिए ना। खराब उन्होंने किए, ठीक कराएंगे हम, और पैसा दे करके ठीक कराएंगे। और फिर उसके बाद में बात करेंगे कि भी प्रॉपर्टी आईडी के रजिस्ट्रेशन में बिना प्रॉपर्टी आईडी आप रजिस्टर नहीं होने दोगे।
मेरे एक जानकार हैं, वो पत्रकार हैं बड़े, उनकी खुद की, उनका घर जो है उनके पड़ोसी के नाम पे किया हुआ प्रॉपर्टी आईडी में। अब यदि वो कल को बेचने का प्रयास करेंगे तो नहीं बेच सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी गलत है। ठीक कराओगे तो पैसे लेंगे। तो ये तो पूरी खुली आम जो एक लूट चल रही है, उस लूट का जो कारोबार और व्यापार है उसका कोई अंदाजा नहीं है। हमने लाभार्थियों के जो है नंबर के साथ में कहा कि भी देखिए लाभार्थी बढ़ गए। मैं ऐसे कम से कम 50 इंसान दे सकता हूँ। 10-10 एकड़ जमीन के होल्डरों को आपने बीपीएल के अंदर रखा हुआ है। अब मेरी खुद की, मैं अभी डिपार्टमेंट को फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूँ, कहाँ जाकर कैसे किया जाए। मेरे खुद की परिवार पहचान पत्र में मेरी इनकम 0 दिखा रखी है। मेरे से बिना पूछे पहले तो आपने पीपीपी बना दिया, चलिए बना दिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी इनकम 0 काहे दिखा दी? मैंने तो नहीं कहा था उसको 0। अब उसको ठीक करने का हमारे पास में कोई प्रावधान नहीं है। अब इनकम अब कर दी है सेल्फ डिक्लेरेशन, एक सिंगल पेज के ऊपर सेल्फ डिक्लेरेशन पे एफिडेविट पे ले रहे हैं। तो ये जो फर्जी सिस्टम जो चल रहा है इनका, तो उस सिस्टम के कारण से जनता त्रस्त और परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोन लिया है बंदे ने, आपने बैंक का लोन लिया और उस लोन को इनकम दिखा करके और उसकी प्रॉपर्टी आईडी में डाल करके और उसके सारे बेनिफिट हटा दिए वहां से। तो ये तरीका कोई जस्टिफाइड और जायज तरीका नहीं है। अब सरकार को इतने सारे इंस्टांसेस हम दे रहे हैं। रिक्रूटमेंट के मामले में एचपीएससी ने अभी पीछे क्या किया है, देखिए इनके 2 मंत्रियों को खुद बोलना पड़ा। 2 मंत्री, केंद्र के मंत्री है, प्रदेश के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जेपी दलाल जी को बोलना पड़ा कि भाई अनजस्टिफाइड और अनफेयर क्राइटेरिया जो लगाया जा रहा है उसके कारण से जो है अभ्यर्थी तंग है। तो इस प्रकार की चीजों का जवाब कौन देगा? कौन परेशान नहीं है? किसान परेशान, विद्यार्थी परेशान, आम आदमी परेशान, गरीब परेशान। तो खुश होना ये तो बताइए इनकी सरकार। वंदना जी जवाब देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो प्रॉपर्टी आईडी और बाकी सब इन्होंने योजनाओं पे प्रश्न उठाया, तो सबसे पहले ही कहना चाहूंगी मैं कि जब भी मकान में हम रेनोवेशन करते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन जब एक साथ सारी चीजें जुड़ जाएंगी तो ये जो घपलेबाजी हुआ करती थी, जो कोशिशें की जाती थी कि पीछे पीछे से पैसा जो है पार कर लिया जाए, जो गरीब है उसका हक मार लिया जाए, एक एक चीज जब सामने आ जाएगी तो कोई भी गड़बड़ नहीं हो पाएगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। और वो व्यक्ति जो सुविधाओं के पात्र हैं उनको डायरेक्टली सुविधाएं उनके पास मिल जाएंगी, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे वो समय याद है कि कांग्रेस का समय था और 2.5 मंजिल का मकान है और इन्होंने एक बोर्ड बनाया था कि जो पीला कार्ड ले रहा है तो उसके घर के बाहर बोर्ड लगाएंगे, उसके घर के बाहर भी बोर्ड लगाए, घर में गाड़ी खड़ी है लेकिन वो बोर्ड लगा है। तो बोर्ड लगाने से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब सब चीजें आपस में कनेक्ट होगी तो कोई भी ऐसा अपात्र व्यक्ति है वो उस योजना का लाभ नहीं दे पाएगा। अपात्र व्यक्ति अगर योजना का लाभ लेता है तो पात्र व्यक्ति को नहीं मिलती है। हमारे वो व्यक्ति जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं अगर उन तक नहीं पहुंचेंगे तो उनका फायदा क्या? खुद राजीव गांधी जी कहते थे ना कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, तो यहाँ पर 1 रुपया जाता है, 1 रुपया ही पहुंचना चाहिए। थोड़ी समय की मुश्किल हो सकती है, जब भी आप डाटा एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती हैं, तो डाटा एंट्री की मिस्टेक को भी ठीक किया जा रहा है, उसके लिए समय भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको राशन मिलना बंद हो गया। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि अगर पीला कार्ड कट गया है तो उसके आप ग्रीवेंस डालिए और ग्रीवेंस डालने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका कार्ड ठीक था तो वो तो ठीक हो जाएगा और तब तक आपका राशन चलता रहेगा, तब तक जो सुविधाएं हैं वो चलती रहेंगी। तो एक बार समय जरूर लगता है, ये वही समय है जब मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन हम किसी भी अपात्र व्यक्ति को कोई भी फायदा नहीं लेने देंगे। जो फायदा है वो पात्र व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। वो आपके समय में होता था कि जो व्यक्ति मर भी गए उनको पेंशन मिल रही होती थी, पता चला बाद में कितने सारे लोग जो है मर गए, उनके पेंशन जो है पार्षद खा रहे, पार्षदों के हाथ में पेंशन हुआ करती थी, कभी दे दी कभी नहीं दी, अब सबके अकाउंट में जा रही है। तो ये सब लोग जो है हमारी जो प्रदेश की जनता है वो इस चीज को समझ रही है। हाँ, ये आरोप 10 बार लगाएं उससे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है, जनता जागरूक है। ठीक है। ओंकार सिंह जी आपके पास चलते हैं, शायद आपको भी आपके सवालों का जवाब मिलेगा क्योंकि कई आरोप आपकी तरफ से भी लगाए गए थे, और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सुरभि जी, पहले तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आज मेरा नाम ओंकार सिंह है, सरकार नाम बदल के रविंद्र डुल कर देगी क्या? अरे मेरी प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है 2010 की, आप उसकी प्रॉपर्टी आईडी की नई प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हो और उसके लिए 110 रुपए प्रति आईडी के आप कंपनी को पेमेंट कर चुके हो और फिर उसमें गलतियां ही गलतियां। दूसरा, मेरी बहन अभी कह रही थी कि हमने लाभार्थियों को बढ़ाया, हम बढ़ाने घटाने की तो बात कर रही है। अरे भाई, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लाभार्थी भी बढ़ेंगे, आपने लोन भी बढ़ा दिया, इसमें कौन सी नई बात है? लाभार्थी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। 10 लाख परिवारों के जो बीपीएल कार्ड लगभग काट दिए गए, 4 लाख बुढ़ापा पेंशन काट दी गई, 14 लाख लोगों को सीधे सीधे प्रभावित किया।
और 42,71,000 लोगों को लाइन में लाके लगा दिया। ये सरकार पोर्टल पर चल रही है, ये पोर्टल खेल रही है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने देश को और हरियाणा सरकार ने प्रदेश को प्रयोगशाला बना दिया। प्रयोगशाला की वस्तु आम जनता को बना दिया। आप देखिए कितने प्रयोग कर रही है। कृषि बिल लाए, किसानों पर प्रयोग किया, जीएसटी लाए, व्यापारियों पर प्रयोग किया, और अब परिवार पहचान पत्र ले आए, गरीबों पर प्रयोग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी ले आए और प्रॉपर्टी धारकों पर प्रयोग कर रहे हैं। जी, समय नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब अगले हम चर्चा में करेंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2024 चुनाव को लेकर ये तैयारी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी पार्टियां 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।